और साथ ही उसके भाई अशरफ की बीती रात पुलिस की गहन मौजूदगी में जब वो पकड़कर उसे ले जा रहे थे मेडिकल के लिए, अब अस्पताल से उनका पोस्टमार्टम होकर निकलेगा। सोचिए, आप कल्पना कीजिए, लाइव कैमरास मौजूद, मीडिया मौजूद, इन सब के सामने 3 लोगों ने हत्या कर दी है। लवलेश तिवारी बांदा का, अरुण मौर्य हमीरपुर का और सनी कासगंज का। के तीनों हत्यारों से पूछताछ हो रही है। जानकारी आ रही है कि लवलेश के घर पर बांदा में पुलिस पहुंच चुकी है। लेकिन इससे पहले कि हम मेहमानों के पास जाएं, 48 घंटे से होटल में रुके थे अतीक के तीनों हत्यारे। इन सब पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले अभिषेक आपके पास आते हुए, क्योंकि आपके साथ सामर्थ्य श्रीवास्तव भी मौजूद है और कैमरामैन नीरज भी। इन दोनों ने लाइव देखी है पूरी घटना को। करीब में थाना था, तीनों एकदम पॉइंट ब्लैंक रेंज से वहां पर करीब में आकर एक व्यक्ति अतीक अहमद पर हमला होता है। पूछिए उन्होंने क्या देखा था। बिल्कुल अंजना, वो 40 सेकंड का जो फुटेज है वो जिसे रिकॉर्ड किया है, उस वक्त डटे रहे थे नीरज, हमारे कैमरा पर्सन हैं। इन्होंने अपनी आंखों से फ्रेम बाय फ्रेम उसे देखा है। क्या क्या देखा है हम उनसे पूछेंगे। हमारे साथ समर्थ भी मौजूद हैं। इन्होंने पहला सवाल किया था जिस पर जब गुड्डू मुस्लिम बोला उसी वक्त वो गोली चली थी। तो पहला सवाल नीरज आपसे कि आपने क्या देखा, एग्जैक्टली कैसे हुआ, क्योंकि आपने उस 40 सेकंड को रिकॉर्ड किया। आपके हाथ नहीं कांपे, आपके पांव नहीं कांपे जिस वक्त ये गोलीबारी नहीं, वो सर वो अंदर आए और हम लोगों ने एग्जैक्ट यहाँ पर बाइट लेना शुरू किया और बाइट्स लेना शुरू किया। पुलिस ने चारों तरफ से घेर रखा था। पुलिस के बीच में से एक आता है और वो शॉट होता है और जैसे ही पहला शॉट होता है उसके बाद ताबड़तोड़ गोलियां चलना शुरू होती हैं। जैसी गोलियां चलना शुरू होती है मैं उधर से कम 2-4 कदम 5 कदम पीछे जाता हूँ और वहाँ से अपना एक फ्रेम बनाता हूँ और वो पूरी घटना मेरे कैमरे में कैद होती है। और उसके बाद वो रिवॉल्वर्स नीचे रखते हैं और हाथ ऊपर करके सरेंडर चिल्लाते हैं और पुलिस उनको कैप्चर करके ले जाती है। लेकिन आपने जब आप शूट कर रहे थे, अचानक से जब ये घटना हुई, आपके जहन में क्या आया उस वक्त? सर मुझे पहले ये लगा कि पटाखे दगे, लेकिन जब मैं 2-4 कदम पीछे गया तो मैंने देखा कि तीनों तरफ से गोलियां चल रही हैं। तो वो एकदम माइंड एकदम क्लियर हो गया। भागे नहीं, आप रुके रहे, आप मतलब खिसके नहीं जरा भी, क्योंकि इतनी बाहरी गोलीबारी हो रही। मैं 4 कदम पीछे गया और मुझे लगा कि ये सेफ जोन है मेरे लिए और मैंने वहीं से वो रिकॉर्डिंग करी और जो वो 40 सेकंड का जो भी बिल्कुल यही वो स्पॉट है जना, जो 40 सेकंड जो हम लगातार दिखा रहे हैं, जिसमें सारे हमलावर लगातार गोलीबारी करते हुए दिख रहे हैं। समर्थ, आप सवाल कर रहे थे और आपके सवाल पर वो आंसर आया। सिर्फ इंडिया टुडे ग्रुप आज तक के पास वो फुटेज है। उस वक्त उस लम्हे की क्या को किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे आप? जब मैं सवाल कर रहा था तो आमतौर से ऐसे सवाल अक्सर करते हैं, हम लोग स्पॉट पे होते हैं, पर यह आइडिया नहीं था कि इस तरह की घटना हो जाएगी, गोलीबारी वहां पर शुरू हो जाएगी। इस स्पॉट के जरिए मैं अगर बताऊं आपको तो यहाँ आप खड़े, वहां पर अशरफ था, यहाँ पर अतीक था और यहाँ पर मैं खड़ा था। यानी कि जो पहली गोली चली है वो अतीक के यहाँ पर लगी है, यहाँ से लगी और मेरी जो लोकेशन थी मेरी यहाँ पर थी। मतलब अगर गोली पार करती तो शायद मुझ पर लगती या मिस करती तो मुझ पर लगती। नंबर 2, यहाँ अशरफ था, इसके ठीक बाद पहले शूटर ने दूसरी गोली चली जो अशरफ के लगी, यानी कि अशरफ के बगल में मैं खड़ा हूँ और यहाँ पहली गोली चली है। अशरफ अगर आगे पीछे हो जाता या बचने की कोशिश करता, क्योंकि अतीक को पहले गोली लग चुकी थी, तो भी चांसेस थे कि गोली मुझे लग सकती थी। दूसरा शूटर जो पीछे से आता, जहाँ नीरज कुमार कैमरा लेके खड़े थे, वहां से तीसरी गोली चलती है, यानी कि दूसरे शूटर आते हैं, वहां उनका कैमरा था, उससे अगर वहां मिस होती तो नीरज कुमार को गोली लग सकती थी। तो खतरा प्रॉपर था। हम लोग को उस समय अंदाजा नहीं था कि टारगेट किलिंग है, ना मुझको अंदाजा था ना और किसी को अंदाजा था। तो जैसे ही ये घटना होती है भगदड़ मच जाती है। मेरी आंखों के सामने केवल धुआं था। मैंने कभी इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं किया है। मैं एक शब्दों में कहूँ, एक नाइटमेयर की तरह कहूंगा। एक ऐसा इंसिडेंट है जो शायद मैं जिंदगी नहीं भुला सकता हूँ। ये एक ऐसे इंसिडेंट की तरह मेरे लिए है। सवाल और पूछ लीजिए, क्या कंफर्म हो गया है फेक आईडी और कैमरा लेके वहां पर पहुंचे थे ये रिपोर्टर्स बनके? बिल्कुल, एक चीज बताइए, ये तो रिपोर्टर्स के वेश में घुसे थे और उनके पास कैमरा था, आईडी था, ये आप लोगों ने, आपको भी लग रहा है ये कंफर्म हो चुका है? ये ऑलमोस्ट कंफर्म है, क्योंकि वो एक कैमरा वहां से बरामद हुआ है जो डमी कैमरा, और एक माइक आईडी जो डमी कैमरा बताइए, क्योंकि उस टाइप का ना कोई यूट्यूब चैनल है ना कोई यहाँ पर प्रयागराज का लोकल चैनल है। वो क्योंकि यहाँ पर मीडिया के आने के बाद एंट्री किसी की नहीं थी, मीडिया ही अलाउड था उस वक्त जब जीप यहाँ पर रुकी थी आकर। जब हम लोग अंदर आए तो कुछ हम केवल लखनऊ से टीम में हम आज तक था जो लखनऊ से आया था, बाकी लोकल पत्रकार 2-3 थे जो प्रयागराज के थे। कुछ को हम बाय फेस जानते, कुछ को शायद नहीं जानते, तो हम लोग को लगा कि भाई कोई होंगे, तो हमारा कैमरा यहाँ था, बाकी सब मोस्टली मोबाइल थे, यानी कि लोकल पत्रकार खड़े थे वहां पे। उसी में एक कैमरा बीच में और था जिसको कि डमी कैमरा था, जो कैमरा आपको वहां स्पॉट पर मिला जहां पर बड़ा सर्कल बना हुआ है। अब सवाल ये शायद पहली दफा हुआ होगा कि पत्रकार के वेश में कोई इस तरह की घटना करने आया। आपने कई रैलियां कवर करी, मैंने कई रैलियां कवर करी है। जब जाते हैं तो पुलिस वाले कहते हैं प्रेस हैं, माइक देखते हैं, कैमरा देखते हैं, जाइए आप, ये कहते हैं। अब आप इतना मान लीजिए,
इस घटना के बाद अभिषेक। मुझे लगता है अब जो पत्रकारों के लिए चेकिंग कितना बढ़ने वाला है उसका आप अंदाजा केवल लगा लीजिए कि ये घटना के बाद, और जो हम रिपोर्ट करने जाएंगे, आप रिपोर्ट करने जाएंगे, कोई क्राइम इंसिडेंट होगा, अक्यूज से सवाल करेंगे तो शायद दफन में सवाल आएगा कि कहीं यहाँ भी तो गन फायर ना हो जाए। बिल्कुल, दोनों लोग हमारे साथ थे और इसका ही असर है अंजना कि दोनों जगहों पर, चाहे पूजा पाल का घर हो या फिर जया पाल यानी कि उमेश पाल की पत्नी, पत्रकारों को अभी कोई एक्सेस नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ इस वजह से कि कहीं कोई ऐसा दूसरा आदमी न घुस जाए उनके घर में पत्रकार के वेश में। तो ये इसका असर एक दिखाई पड़ रहा है। दोनों लोगों ने अपना एक्सपीरियंस अभी हमारे साथ शेयर किया। बिल्कुल अभिषेक, आप बने रहिए हमारे साथ। कुमार अभिषेक हमारे सहयोगी बने हुए हैं प्रयागराज से, ठीक उसी जगह पर जहां ये सब कुछ हुआ है। दोनों सहयोगी जिन्होंने रात में ये कवर किया, समर श्रीवास्तव की जल्दी से ये रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं रात की जब ये घटना हुई है। रात के 10:30 बजे का समय और हमारी मौजूदगी इस अस्पताल मोतीलाल नेहरू मंडलीय चिकित्सालय काल्विन अस्पताल, ये वही अस्पताल जहां पर एक दिन पहले अतीक अहमद को लाया गया था मेडिकल के लिए। 10:30 बजे सामने से जो बैरिकेड आप देख रहे हैं वहां से चलते हुए 3 जीप जिसमें पुलिसकर्मी दुमलगंज पुलिस थाने के मौजूद थे, वो अतीक और अशरफ को लेकर यहां पहुंचते हैं और यहीं पर गाड़ी रुकती है और बीच की जीप में से निकलता है अशरफ, अपने भाई को सहारा देते हुए, अतीक अहमद को सहारा देते हुए बाहर निकालकर पुलिस टीम के साथ, जिस पुलिस टीम को एक इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी लीड कर रहा है और सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल्स हैं, धीरे धीरे इस अस्पताल के अंदर दाखिल हो रहे हैं, दाखिल होते हैं। साथ साथ आज तक भी चलता है, बात करने की कोशिश करता है, यहाँ कोई बात नहीं होती है। जैसे ही इस स्पॉट पर पहुंचता है आज तक, यहाँ पर रुक जाते हैं अतीक और अशरफ, यहाँ पर रुक जाते हैं और उसके बाद आज तक बात करता है और सवाल करता है अशरफ से, अतीक से सवाल होता है कि असद के जनाजे में क्यों नहीं गए, जिसका अतीक जवाब देता है नहीं जाने दिया तो नहीं गए। इतने में अशरफ कहता है गुड्डू मुस्लिम, वो जिक्र ही करता है। उतनी देर में पीछे से एक शूटर आता है और अतीक अहमद के पीछे सर पे गोली मारता है और बुलेट पूरा अंदर घुस जाती है। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, उसके बाद से ही गोलियां बरसाई जाती हैं और जब दोनों गिर जाते हैं उसके बाद भी ये थोड़ी दूरी से भागते हुए गोलियां दागे जा रहे हैं लगातार। अनुराग भदौरिया जी, जुडिशियल कमेटी बिठा दी गई है 3 लोगों की जो कि जांच करेंगे। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ गंभीरता से इस पूरे मामले को ले रहे हैं, जांच करा रहे हैं। क्या आप इससे संतुष्ट हैं? उनके पास फिर से चलेंगे, उनकी आवाजें आ रही है द्विवेदी साहब, चूंकि अब डीजीपी आ गई है। ठीक है अनुराग जी, जवाब दें। जी, क्या सवाल है? मेरा सवाल है कि जुडिशियल कमीशन बिठा दी गई है 3 लोगों की, आपको भरोसा है उससे सच आएगा? देखिए, सवाल ये नहीं है, ये सवाल, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब आप जुडिशियली कस्टडी में हैं, उसमें भी अगर आप सुरक्षित नहीं है, उसके बीच में भी आके इस तरह के गोली बारूद हो जाती है, तो बताइए व्यक्ति कहाँ सुरक्षित होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भाई, हम किसी माफिया के साथ नहीं है, लेकिन कानून व्यवस्था तो आपको देखनी होगी ना। अगर इस तरह से गोली बारूद चलने लगेगी सरेआम, कभी कोई जाके उमेश पाल की हत्या कर देगा, कभी जो उमेश पाल के आरोपी हैं उनको कोर्ट सजा देगी, उसके पहले उसकी हत्या हो जाएगी। तो ये किस तरह का राज चल रहा है? सवाल ये है कि कानून व्यवस्था है या नहीं है। आपने देखा किस तरह से गोली बारूद चली, आप लोग का असेसमेंट देख लें या कोई भी देख ले, साफ पता चल रहा है कि गोली आराम से मार के चले जा रहे हैं, हाथ उठा दे रहे हैं। ये हिंदुस्तान तो नहीं लगता है, हिंदुस्तान में तो ऐसा नहीं हो सकता ना भाई, यहाँ तो कानून का राज होना चाहिए, संविधान और न्यायपालिका से देश चलेगा। हिम्मत सरकार कैसे थी और इतनी हिम्मत आ कैसे गई कि आप किसी को आप आगे गोली मार समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी उत्तर प्रदेश में, कोई अतीक अहमद जिसको सजा मिल रही है, गवाही देने के लिए तैयार नहीं होता था। एक सेकंड, मैं आ रही हूँ, 2 लोग एक साथ मत बोलिए प्लीज। कोर्ट की सजा हम तो नहीं दे देंगे ना। ठीक है भदौरिया साहब, अब रुकिए एक सेकंड। रागी साहब, कोर्ट पूछेगा आपकी कस्टडी में थे, कैसे हत्या हुई, क्या जवाब देगी ये पुलिस? देखिए, पुलिस जवाब देगी, वो पुलिस को जवाब देना है। और मैंने जो देखा है और आज तक का भी विवरण देखा है, जिस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में घटना घटती है, ये पुलिस के लिए बहुत डिफिकल्ट काम था काउंटर फायरिंग करना उन पर। उसमें कई आज मीडिया कर्मी के लाशें यहाँ पर होती और तब हम कुछ और डिस्कशन कर रहे होते। दूसरी बात,
अतीक अहमद को बड़ा किसने किया, ये इस तरह से खड़ा किसने किया? साहब, आपके उसी इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक एक जज जो है अपने आप को रिक्यूज कर लेते थे कि हम नहीं सुनेंगे। ये डर था, ये खौफ था, और उसको आपने 4 बार विधायक बनाया, आपने उसे सांसद बनाया। आपके नेताजी जो है उनके कुत्ते से प्यार करते थे। तो जब आप अपराध की दुनिया को इतना बड़ा फलीभूत करेंगे, आप परश्रय देंगे, संरक्षण देंगे, तो ऐसी ही चीजें घटेंगी। कल एक उसने कितने लोगों की हत्याएं की? छोटा सा जवाब अनुराग जी। तो मैं पूछना चाहता हूं, कानपुर में माँ बेटी जिंदा जल गई, किसने प्रश्रय दिया था? तब भी पुलिस प्रशासन इसी तरह से खड़ा था। अरे सर, बांदा के अंदर जब आपकी समाजवादी पार्टी की पुलिस थी ना, तो उस समय भी ऐसे ही हुआ था। और अखिलेश यादव ने कहा था कि जब सीबीआई, हम उसका जांच करेंगे कि कैसे पुलिसकर्मी भाग गए। आज भी वही घटना घटी है। अरे इसको चुप कराइए, अपने बगल बैठा के किस व्यक्ति को बैठा लेते हैं आप? मैं अपनी बात कह रहा हूँ, सुनिए ना। मैं कह रहा हूं कि माँ बेटी जब कानपुर में जिंदा जल गई थी, तब किसका श्रेय था? जब रोक दिया गया था ये कहकर आपने अतीक अहमद को शह दी, इससे आप बच जाएंगे? नहीं, देखिए, नहीं, देखो, कोई किसी को शह नहीं देता है, कानून सजा देती है। कोई गलत करेगा तो उसको कानूनी कार्रवाई होगी ना, कानून उसको सजा देगी। यही भारतीय जनता पार्टी के जेल में रह के इसी अतीक को लड़ाने वाला कौन था? ठीक है, देखिए, ये सियासी लड़ाई तो होती रहेगी द्विवेदी साहब। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रही हूँ। 3 लोग हैं, तीनों के नाम अब सामने हैं। लवलेश तिवारी बांदा का, अरुण मौर्य हमीरपुर का, और सन्नी कासगंज का। ये तीनों मिलते हैं, इकट्ठा होटल में पहले रहते हैं, पूरी प्लानिंग करते हैं, फेक माइक और डमी कैमरा बनाते हैं, रास्ता खोजते हैं, मीडिया पर्सनल के बीच में घुसते हैं, उन्हें पता है अस्पताल आया जा रहा है मेडिकल के लिए, और उसके बाद ये हमला करते हैं। पुलिस कहां है? क्या आपको नहीं लगता है कि कमिश्नर प्रयागराज की तो नींद उड़ी होनी चाहिए थी कि अतीक अहमद जैसा माफिया डॉन घूम रहा है उनकी पुलिस के साथ, यहां पर हाथ पकड़ के ऐसे पुलिस वाले उनको ले जा रहे हैं, जगह जगह पर मीडिया से बात करा रहे हैं। जो परिस्थिति बनी है, इसके लिए जवाबदेही और जिम्मेदारी तो सीधे पुलिस अधिकारियों की दिखती है। अंजना जी, ये जो पुलिस कमिश्नर इलाहाबाद के हैं या प्रयागराज के हैं, मैं उनसे अच्छी तरह वाकिफ, बहुत ही होनहार और उत्कृष्ट अफसरों में है, और निश्चय ही उनकी नींद उड़ी होगी। पर मैं पहले भी ये आपसे मैंने निवेदन किया, घटना के बाद गश्त लगा रहे थे, घटना के पहले कुछ कर लेते, उन्होंने इंतजाम किया। और मैं पहले भी निवेदन किया कि देखिए, एक स्वस्थ प्रजातंत्र के लिए ये आवश्यक है कि मीडिया बिना किसी प्रतिबंध के, बिना रोक टोक के जाए, सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी रहे, और उस पर जो है किसी प्रकार का रोक लगाना अवांछनीय। और आपको पता है ये संभव भी नहीं है कि हम जो है किसी मीडिया कर्मी का वहां पे तलाशी लें और ये करें। तो अब ये तो एक से एक सुरक्षित व्यक्ति की हत्या हो सकती है। तो ये ऐसा नहीं है कि हम पूरे पुलिस प्रशासन पे इसका प्रश्न चिन्ह लगा दें। दुनिया में कौन सा देश है जहां पर कि मोस्ट प्रोटेक्टेड वीवीआईपी की हत्या नहीं हुई है? ठीक है, विनोद जी जल्दी से रिएक्शन। देखिए, मैं मनोरंजन जी हमारे बहुत से मित्र हैं, वो वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑफिसर रहे हैं। मैं इनकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। और डीजीपी साहब पीसी में उमेश पाल की जब हत्या हुई, दिन दहाड़े एक भी पुलिस वाले के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। इतना बड़ा दुस्साहसिक काम जो है बिना लोकल पुलिस क्राइम के संभव नहीं हो सकता, नंबर 1। नंबर 2, इसमें भी सिक्योरिटी, आपने क्या सिक्योरिटी दी उनको? वो थाने वाले पुलिस वाले जिनकी वैसे ही 18-18 घंटे ड्यूटी करके, 16-16 घंटे ड्यूटी करके उपस्थित रहते हैं। आपके कमांडोज, आपके जो, जब सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे चुकी है उत्तर प्रदेश सरकार कि हम सुरक्षा की गारंटी लेंगे, तो इतना दुस्साहस कैसे हुआ कि पुलिस के घेरे में मार दिया जाए? ये सरकार और पुलिस दोनों को चुनौती दी है। 300 मीटर की दूरी पर था ये धूमनगंज थाना वहां का, जहां पर ये हत्या हुई है।